तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू का जो बैटल था इस समय वास्ट वर्ल्ड से चल रहा था। और वो भी खतरनाक बंदा था क्योंकि उसके जो चारों लाइफ फ्लेम थे वो खुल चुके थे। लेकिन ज़ू था अपना एक शातिर खिलाड़ी, तो इस दौरान ये अपने पूरे दाव पेच का इस्तेमाल करता है और उसका एक साइड का जो बॉडी था ना वो गलाने लगता है, जिसको देख करके कि जो वास्ट वर्ल्ड के बाकी साथी लोग थे उसके आदेशों का अवहेलना करके यानी कि पालन न करते हुए ज़ू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे खैर अभी भी मैं जुगाड़ लगा के करके मतलब ऑफिस का लैपटॉप से ही डाउन कर रहा हूँ। मतलब कल नहीं खुल रहा था, देखो आज फिर से खुल गया, पता नहीं कैसे कभी-कभी खुल जाता है। और मेरा लैपटॉप भाई पता नहीं कहाँ है, आ तो जाना चाहिए लेकिन कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या थी ना, ये जो सी ज़ॉम्बीज़ थे ना काफ़ी दूर थे हेल्प प्रोवाइड करने के लिए और ज़ू की स्पीड आपको पता ही है। तो वास्ट वर्ल्ड क्या करता ना, फिर से उसके पास जो ज़ेड कॉफ़िन था ना उसका प्रयोग करता। उसमें से सी ऑफ लाइट की ऑरा निकलता और कॉफ़िन के अंदर से ना एक उँगली सा निकलता लाइट के रूप में। और ज़ू एक खतरनाक ऑरा फ़ील करता है जो उसकी तरफ पड़ रही थी वो फिंगर वाले। और ज़ू पीछे हट जाता है जिसे देख करके वास्ट वर्ल्ड एक चैन की सांस लेता है। पैट्रियार्च को इस दौरान काफ़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि देखो वो उतना हेल्प नहीं कर पा रहा था जितना शैडो हेल्प कर रहा था। तो पैट्रियार्च क्या करता है इस दौरान अपनी लाइटनिंग ऑरा का इस्तेमाल कर और वास्ट वर्ल्ड के राइट हैंड में अटैक करते थे और तुरंत एक्साइटेड होकर पीछे भाग आते। फिर ज़ू भी पीछे हट रहा था लेकिन वो उतना इंजर्ड नहीं था जितना वास्ट वर्ल्ड हो चुका था। और ज़ू क्यों इस बैटल में अच्छा कर रहा था, क्योंकि उसके पास शैडो की टैक्टिक्स थी, साथ में मेरियाड स्पिरिट। और ज़ू जानता था इसे मार सकता है लेकिन टाइम नहीं है भाई आपके पास, आपको भागना पड़ेगा। तो टॉप स्पीड में भागना शुरू करते। तो आधे जो सी ज़ॉम्बीज़ थे वो वास्ट वर्ल्ड की तरफ बढ़ जाते हैं और आधे ज़ू की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक दो कदम ही लिए होंगे ना भाई वो खून की उल्टी करने लगते क्योंकि ज़ू ने उन्हें पॉइजन कर दिया था और जो हेल्प करने भी गए थे वो भी पॉइजन हो चुके थे। वास्ट वर्ल्ड ना काफी ह्यूमिलेटेड फील करता है। देखो उसके साथियों को भी ज़ू ने पॉइजन कर दिया। 120 धर्मापर्चर वाला बंदा था लेकिन ज़ू ने उसको भी कहीं ना कहीं नीचा दिखा दिया क्योंकि जिंदा जब तक था ना वो उसे कोई इतना नीचा दिखाया नहीं था। अब तो ज़ॉम्बी है फिर भी और चिल्लाता कि तो मैं तो तुम्हें मार के रहूंगा और ज़ू का दोबारा से पीछा कर। ज़ू को बैटल करने में प्रॉब्लम नहीं था लेकिन वो फील कर चुका था 3 पावरफुल ऑराज इसकी तरफ बढ़ रही और सभी गोल्ड कोर लेवल की थी। बहुत तेजी से भाग रहा था, पीछे से आवाज रही थी कि चोर तुमने फालतू की टेक्निक यूज की। और ये जो आवाज थी ना वो गोल्ड कोर कल्टीवेटर की थी। वो जो वहां पर बैठा हुआ था ना जब तपस्या कर रहा था बोल सकते हो यनलिंग, जो कि कैप्टन का पीछा करते हुए गया था। तो कैप्टन अभी भी जिंदा थे, अगर वो आवाज आई तो जू इतना तो समझ जाता है। तो जू फिर से सोचता भाई कैप्टन का पावर लेवल क्या है भाई। आप सोचो गोल्ड कोर लेवल का बंदा अगर कैप्टन को नहीं हरा पा रहा है। अब जू की फटती भी है, अगर कैप्टन गायब हो गया इसका मतलब एक ही है कि सभी का ध्यान इस पर आएगा। इधर पैट्रियार्च ने बहुत सारे लाइटनिंग सिंबल से तेजी से अटैक करते और जू की स्पीड भी बढ़ा देते और 3000 मीटर दूर जू निकल चुका था। वो जो प्रतिबंधित क्षेत्र था ना जहां पर ये अपने टेलीपोर्टेशन को यूज नहीं कर सकता टालिस्मैन को, उससे बाहर निकल चुका था। और एक तुरंत ही टेलीपोर्टेशन जो टोकन था टालिस्मैन जो कि टिंगसो की आंटी ने दिया था उसे एक्टिवेट कर दे। और तभी हवा में कोल्ड और फिर थी और ये जो भी कल्टीवेटर था ना भाई येन लिंग से भी यानी वो जो कोल्ड कोर वाला बंदा था उससे भी ज्यादा पावरफुल, काफी दूर से बस अपनी ऐसा फिंगर आगे बढ़ाता और बोलता है कन्फाइन। तो जू के आसपास जो स्पेस था जहां पर वो टेलीपोर्ट हो रहा था वो लॉक्ड हो जाता है। लेकिन जू का जो टेलीपोर्टेशन था एंट्रोपिक टेलीपोर्टेशन पावरफुल था। गोल्ड कोर का बंदा कैसे लॉक कर सकता है भाई, उसमें फ्लक्चुएशन अभी भी हो रहे थे और जू गायब हो सकता है। गोल्ड कोर वाला वो बंदा हैरान होता है और फिर एक टेक्निक यूज करता है, एक मोती जैसा कुछ तो बहुत तेजी से बढ़ता है। तो टेलीपोर्टेशन लिंक को ही ना वो जो मोती था वो फोड़ने लगता है। और वो ऑरा इतनी पावरफुल थी ना कि जू की बॉडी को भी खाने लगती। अब जू क्या करता है दूसरा टेलीपोर्टेशन निकालता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। 3 थे इसके पास अगर आपको याद हो तो। एक उसने ड्रैगन चैरियट पे इस्तेमाल किया था, दूसरा अभी डिस्ट्रॉय हो चुका था और तीसरा ये आखिरी था जिसे ये अभी यूज कर लेता। धर्मास्केप को भी निकाल लेता कि ताकि धर्मास्केप इसको डिफेंड कर सके क्योंकि उसमें जॉइन जो गॉडेस जॉइन या जो भी है उनका भी चमड़ी का पावर है। लेकिन फिर भी भाई वो ऑरा इतनी पावरफुल थी ना कि जोखून की उल्टी करने लगती, उसकी बॉडी मानो सड़ने सी लगती। सोल भी थोड़ा डैमेज हो चुका था लेकिन क्योंकि इसने धर्मास्केप आगे लगा दिया था तो इसको टाइम मिल जाता है। तो टेलीपोर्टेशन जो आखिरी वाला इसने यूज किया था वो फुली एक्टिवेट हो जाता है और ये गायब हो जाता है। और वो गोल्ड कोर कल्टीवेटर सोचता है अच्छा ये टेलीपोर्टेशन जो टालिस्मैन था ये नासेंट सोल कल्टीवेटर ने बनाया, उतना तो वो समझ चाहता है। इसके पास 2 थे यानी ये महत्वपूर्ण बंदा होगा। लेकिन मैंने जो कर्स डाला है उसके ऊपर में 3 दिन में वो बंदा मर जाएगा। तो ये बंदा फिर वापस लौट जाता। इधर कैप्टन के पीछे अभी भी कुछ लोग थे, जख्म से वो भरे हुए थे। एक हाथ भाई का जा चुका था, कमर के आसपास भी चोट थे, बॉडी लगभग 2 भागों में बढ़ चुकी थी और काफी वीक थी। कैप्टन का एक ही हाथ बचा था, ऐसा लग रहा था वो कभी भी अदृश्य हो सकता। लेकिन कैप्टन के पास देखो एक टेक्निक थी ना वो छिपने की, मतलब वो अपनी ऑरा छिपा सकते हैं, गायब हो सकते हैं, वही यूज करके वो बच रहे थे। और वो देखते हैं कैप्टन ना जब जोकिंग गायब होता है ना तो कौन सा उसने टेलीपोर्टेशन यूज किया। और सोच रहा थे ना कैप्टन भी कि इस बंदे के पास और क्या मतलब टेक्निक से, आज उन्होंने देख लिया कि ये तो निकल गया। कैप्टन वही सोच रहा था यार मैंने बस वो उंगली खाई थी भाई, वो नाक कैसे एक्सप्लोड करके, क्योंकि ओल्ड मैन ने तो कुछ नहीं बताया था। मीन्स
सेवंथ पीक लॉर्ड के बारे में ये सोच रहा था। लेकिन ये दिखाता है कि मेरी ऑरा ज़्यादा पावरफुल है ओल्ड मैन से। मैंने दाँत काटा और उधर नाक टूट गई, मतलब पावरफुल हूँ मैं। और फ़ील करता ना कैप्टन के कुछ नासेंट सोल कल्टीवेटर्स इधर बढ़ रहे थे। पहले कैप्टन का ये था कि छिपना है। सोचता है कि आधी बॉडी अगर टूट के गिर भी गई तो छोड़ दूँगा, निकलना तो पड़ेगा। इस दौरान 3 दिन बीत जाते। सी ज़ॉम्बीज़ होते ना काफ़ी गुस्से में थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जो 7वें ज़ॉम्बी एंसेस्टर थे, उनकी नाक कभी उगती ही नहीं। और उस समय ना यिनलिंग जो बंदा था, उसके सामने वो मिडिल ईस्ट कल्टीवेटर खड़े थे, काफ़ी गुस्से में थे। ये समझाने की कोशिश करते, डिस्कशन कर रहे थे कि वो डिवाइन पावर कैसे डैमेज होगी। और वो बोल रहे थे, वो जो सीनियर थे, कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है, अब हमारे बाकी लोगों को पता चलेगा कि हमारे 7th एंसेस्टर का नाक ही गायब हो चुका है, तो कैसा लगेगा, खुद सोच के देखो। तो फिलहाल हमें एक ऐसे समुद्री क्षेत्र को दिखाया जाता है जो कि जो 7 ब्लड आइज था ना, उससे काफ़ी दूर था, और सी ज़ॉम्बी का जो क्षेत्र था उसके थोड़ा करीब था। करप्शन भी काफ़ी तगड़ा था। और इस समय ना मैं समुद्री क्षेत्र के नीचे, मतलब पानी के सतह थोड़ा नीचे, एक ब्लू ड्रैगन को दिखाया जाता, जिसे देख कर के बहुत सारे सी बीस्ट वैसे ही साइड हट जा रहे थे, क्योंकि उन्हें वो जिंदा दिख रहा था। लेकिन हाँ, अगर कोई गोल्ड कोर लेवल का कल्टीवेटर होता तो वो समझ सकता था कि ये ब्लू ड्रैगन जिंदा नहीं है। बेसिकली एक मैजिकल टेक्निक का मैनिफेस्टेशन है, जिसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था। ऑब्वियसली ये कल्टीवेशन में था और जूकिंग था, और उसने अपनी ऑरा को छिपाए हुए था। लेकिन इस समय ना जू का जो बॉडी था ना, उस पर एक काला धागा जैसा दिख रहा, जो उसकी बॉडी से अलग नहीं हो पा रहा, और बॉडी इसलिए उसकी रिकवर भी नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जू की बॉडी खत्म होती जा रही, गलते जा रही। और इसके पीछे ज्यादा लोग नहीं आए थे। ज्यादातर लोग जो थे ना, वो जो यिनलिंग जो गोल्ड कल्टीवेटर था नॉर्मल वाला, जिसने बताया था कैप्टन के बारे में, वो उनके पीछे थे। तो धीरे धीरे 10 दिन गुजर चुके थे, वो जो सी ज़ॉम्बी एंसेस्टर का नाक टूटा था। तो जू इस दौरान काफी आगे निकल चुका, बस शरीर जो उसका था हील नहीं हो रहा था, उससे फ्रस्ट्रेशन आ रहा था, और उस धागे की वजह से हो रहा था। वो जो कर्स था, वो जो 6 हाथों वाले सी ज़ॉम्बी कल्टीवेटर ने इसके ऊपर दे मारा था। और फिलहाल जू क्या कर रहा था, लाइफ फ्लेम को यूज कर रहा था उसे जलाने के, तो वो काम नहीं किया था। तो लाइफ लैम्प से सप्रेस करने को दिखता है, तो वो भी काम नहीं करता, क्योंकि देखो जू इतना पावरफुल नहीं है कि लाइफ लैम्प के पूरे जो पावर्स है उनका इस्तेमाल कर सके। बस वो जो इसका वॉलेट क्रिस्टल था ना, उसकी वजह से ये बचा हुआ था, क्योंकि वो इसे मरने नहीं दे रहा था या बॉडी को बहुत ज़्यादा डीके नहीं होने दे रहा था। तो ब्लैक अम्ब्रेला यानी कि लाइफ लैम्प में जो वो छाते जैसा बनता है, उसकी ऑरा से वो अपने को बचा रहा था कि उसकी ऑरा लीक नहीं हो रही थी बाहर में। तो गोल्डन क्रो को यूज़ करता है उस धागे को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि गोल्डन क्रो एक इम्पीरियल क्लास का टेक्निक है, और शैडो की भी पावर को इस्तेमाल कर रहा था। तो धीरे धीरे तरक्की होने लगती, वो जो काला धागा था वो गलना शुरू होता। धीरे धीरे 7-8 दिन और निकल जाते, इस धागे को ये खत्म कर चुका। और जैसे वो धागा पूरी तरह से खत्म होता ना, ये काला खून उगता है, इसमें जहर मिक्स था। और जब ये ध्यान से देखते ना, तो उसमें छोटे छोटे बग्स दिख रहे थे। तो जू के दिमाग में आता है कि इस प्रकार के जहर को ये रिसर्च करे, तो फ्यूचर में इसे ये अपना ट्रम्प कार्ड बना सकता है। तो वो ब्लैक बेटल्स उसकी बॉडी से निकल चुके थे, तो उसकी बॉडी हील होनी शुरू हो जाती। खुश काफी था, क्योंकि 65 धर्मापर्चर खोल चुका था, तो ट्रिप में फायदा तो भाई को हुआ था। और एक ऐसा नया आइटम भी मिल गया, सी ज़ॉम्बी एंसेस्टर का नाक, जो 30 मीटर के आसपास था, जो इसने अपने बैग में रखा हुआ था। हालांकि बाहर आने के बाद देखो, वहां पे जब वो नाक था तो चमक रहा था। सी ज़ॉम्बी के क्षेत्र से जब ये बाहर आ गया, तो अभी एकदम नॉर्मल जैसा हो गया था। फिर कैप्टन के बारे में सोचता कि वो इतना जल्दी तो मरेंगे नहीं, तो बस अभी हीलिंग पे फोकस करता है। प्लान ये था कि 7 ब्लड आइज वापस जाएगा। अगर यहाँ से ऐसे जाए ना ये, तो इसको 1-1.5 साल लग जाएंगे भाई वहां तक वापस जाने में। तो इसका प्लान ये था कि जो मरफोक वाले आइलैंड है, क्योंकि वो बीच में पड़ते हैं, वहां जाकर के वो जो टेलीपोर्टेशन है उन्हें यूज कर ले, और वॉर का टाइम है तो फ्री में यूज कर सकते हो। इधर जो सी ज़ॉम्बीज का मैटर हुआ था, वो जो 7th सिस्टर के नाक का, वो फैलना शुरू हो गया था, जो कि वॉर एरिया जो था ना, वहां भी पहुंच जाता। तो जो सी ज़ॉम्बीज कल्टीवेटर वहां बैटल कर रहे थे, वो हैरान हो जाते, और 7 ब्लड आइज के जो पावरफुल लोग थे, उन्हें भी ये बातें पता चलने लगती। अब देखो, जो ये थे ना ज़ॉम्बीज वाला, इनका थोड़ा मनोबल तोड़ रहा था कि भाई कौन था जो उस एरिया में घुस गया, ऐसा कांड कर दिया। तो सी जॉम तो सी जो 7 ब्लड आइज थे, उनकी लीडरशिप को पता चल जाता है, जो ऊपर वाले लोग थे, कि 2 बंदे गए थे बेसिकली 7 ब्लड आइज के डिसाइपल, जिन्होंने एक खतरनाक काम किया है। तो बहुत सारे पीक लॉर्ड्स ना देखते हैं मास्टर 7th की तरफ। उनको पता था कि मास्टर 7th के ही लॉन्डे हो सकते जो ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि 60 साल पहले इन्होंने भी कुछ वैसा ही कारनामा किया था। मास्टर 7th थोड़ा खुद हैरान हो जाते हैं, उनके दिमाग में कुछ तो आता है, लेकिन वो कुछ कहते नहीं। लेकिन ये चीज फैल जाता है कि जिन 2 बच्चों ने ये काम किया, उन्हें अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। अब जब तक 7 ब्लड आइज वाले ढूंढने की कोशिश करते कि कौन है भाई ये लोग, पता करते, तब तक सी ज़ॉम्बीज ने पहले ही अनाउंस कर दिया था, क्योंकि इन दोनों के नाम पर बाउंटी रख दिया था इन्होंने, कि जो भी मारेगा उसे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसे नंबर 1 बाउंटी में सर ब्लड स्मेल्टर है, यानी कि जो पैट्रियार्च है 7 ब्लड आइज के, उनका नाम है। फिर मास्टर 7, उसके बाद बहुत सारे पीक लॉर्ड्स एंड वाइस पीक लॉर्ड्स, मतलब टॉप 10 में जो भी है वो गोल्ड कोर एक्सपर्ट तो मिनिमम है। लेकिन अब ये लिस्ट अलग हो चुकी थी कि या तो जिंदा या तो मरता, ये 2 लोग चाहिए। पहले का नाम था चेन एर्नियो, वॉयलेंट क्राइम डिवीजन का बंदा, और भाई पैसा मैं क्या ही गिनूं। तो कैप्टन का नाम चेन एर्नियो है,
और इनके नाम पे 10 करोड़ स्पिरिचुअल स्टोन का रिवॉर्ड था। दूसरे नंबर पे बंदा जो था वो जू किंग था, जो कि वाइस डायरेक्टर है वायलेंट क्राइम डिवीजन का, और उसके नाम पे 70 माफ करिएगा 7 करोड़। तो तीसरे नंबर पे अब खिसक गए थे पैट्रियार्च सेवन ब्लड आइज के, यानी कि ब्लड स्मेल्टर। तो फिलहाल अगर चर्चे चल रहे थे, देखो क्योंकि वॉर तो 6 महीने से चल रहा था, वॉर से ज्यादा ना, वॉर के बीच में अगर किसी के चर्चे चल रहे थे तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के, यानी मतलब डायरेक्टर और वाइस डायरेक्टर जो भी बोल लो। और कोई ऐसा कारनामा नहीं करना चाहेगा, बहुत टफ काम होता है। और जू किंग को इससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि वो अपना नाम पहचान छिपा के रखता है, ज्यादा ऐसा सामने नहीं आना चाहता। और जू इस समय मर्फोक आइलैंड की तरफ बढ़ चुका था। उसे पता भी नहीं था ना कि भाई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कितना लीक हुआ है, क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं था। तो जुकिंग सोचता है क्या कैप्टन मतलब बाहर आ चुके होंगे, मतलब उस प्रॉब्लम से निकल गए होंगे, और सी जॉम्बीज का क्या सीन होगा। और अभी भी जो जू था ना, 1 हफ्ते की दूरी पर था मर्फोक आइलैंड से, और सोचता है कि ऐसा क्रेजी तो नहीं करूंगा मैं, हर बार कुछ ऐसा करता हूँ और बहुत गंदा इंजर्ड होता हूँ। क्या पता भाई कैप्टन के साथ कभी ऐसे गंदे मिशन पे जाऊं और वो सरवाइव कर जाए और मैं ना बचूं। मतलब कैप्टन अलग ही सन की आदमी है सही में। और जू को एक चीज और समझ में आता है कि ये बहुत वीक है अभी भी। और जू के दिमाग में यही आता कि 4 लाइफ फ्लेम्स तो इसे उस लेवल पे जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा। शायद से मेन उसका वही था, फास्ट वर्ल्ड की वजह से। ठीक है, रिवर्ड मेनलैंड पे बहुत सारे लोग होंगे जो 4 फ्लेम वाले होंगे, लेकिन इधर छोटे मोटे जगह पे 3 फ्लेम बहुत हो जाता है भाई। 4 फ्लेम से अभी ये बैटल कर पाता है, क्योंकि इसके पास एक लाइफ लैम्प भी है और साथ में जो गोल्डन क्रो टेक्निक है उसकी वजह से। लेकिन गोल्ड कोर कल्टीवेटर के सामने ये कुछ नहीं था, कैसे भी बस बच पाए थे। तो उसके दिमाग में वही था, कैप्टन जल्दी लौटा है कि चलो कुछ और मिशन तो ज्वाइन कर सकते हैं कैप्टन के साथ जा करके। और उसका ये था जल्दी जल्दी धर्मापर्चर खोल के एटलीस्ट 3 लाइफ फ्लेम पे तो पहुंचाऊं पहले। 5 दिन इस दौरान गुजर जाते हैं, 3 दिन इसे और लगने वाले थे। और इस दिन ना जू का जो आइडेंटिटी टोकन था ना, वो वाइब्रेट करता है, मिशन लिस्ट वगैरह देखना शुरू करता है। इस दौरान ना इसकी रैंकिंग पे ध्यान जाती है, मिशन के ऊपर में हीरो रैंकिंग। हीरो रैंकिंग में वो बाउंटी लिस्ट जो सी ज़ॉम्बीज से रिलेटेड होते हैं वो नाम होता है। फिर सोचता है एक बार देख लूं, बट इसके दिमाग में वो नहीं था कि यार इसका नाम होगा बाउंटी लिस्ट में। इन्होंने वैसा कारनामा किया, लेकिन उतना लेवल का थोड़ी किया है कि आपका नाम बाउंटी लिस्ट में आ जाए। और उसको चेक करने के लिए पैसे भी लग रहे थे यार, 100 से ज्यादा स्पिरिचुअलिस्ट हूँ। तो वो फिर बोलता है छोड़ो। इस दौरान इसको ना कुछ और मैसेजेस भी आए थे, जैसे कि बहुत सारे लोगों की, एल्डर ब्रदर जू आप वापस आ गए, कि आप बहुत अमेजिंग। अब जू बहुत सारे मैसेजेस को देखता है, जैसे डिंग जू का भी मैसेज था कि आपने क्या कारनामा किया है, मुझे तो कई दिनों तक नींद नहीं आई। तो अब जू को समझ में आता है कि इन्होंने जो किया है, जितना इसने सोचा था उससे ही काफी ऊपर की चीज थी। और ये कुछ पैसे डाल करके हीरो रैंकिंग चेक करता है। पहले नंबर पे जो नाम देखता है, चेन एर्न्यू। तो इसे लगता है अच्छा ये शायद कैप्टन का नाम है, क्योंकि दूसरे नंबर पे इसका नाम था, यानी कैप्टन का नाम चेन एर्न्यू था। क्योंकि इसने कभी कैप्टन को उसके नाम से ऐसा देखा भी नहीं था, बुलाया भी नहीं था, कैप्टन कैप्टन ही बोलता था। फिर ऐसा लगता है क्या पता कैप्टन ने कुछ और कारनामा किया हो मेरे निकलने के बाद। और इसका ये था कि मैं तो बोल दूंगा ये सब कैप्टन की देन है, मैंने कुछ नहीं किया था। बाउंड्री लिस्ट का सीधा सीधा मतलब ये था कि वो लोग इनको मारना चाहते हैं ना, क्योंकि हीरो रैंकिंग में जो भी है उन्हें सी ज़ॉम्बीज़ तो मारना ही चाहेंगे। तो जू इस दौरान पहुंच जाता है, मुंडे उंडे झुका करके थोड़ा बदल के, और सीधा टेलीपोर्टेशन पोर्टल की तरफ बढ़ता है। देखता है कि 5th पीक वाले डिसाइपल से, तो फिर तुरंत अपना टोकन दिखाता है और वो लोग अचंभित हो जाते हैं। और जू इस दौरान तब तक गायब हो जाता है टेलीपोर्टेशन के अंदर जा करके। उधर हमें सी ज़ॉम्बी के एरिया को दिखाया जाता है। एक बंदा था जो कि फिर से एंसेस्ट्रल स्टैचू के आसपास कल्टीवेशन में बैठा हुआ था, और उसका जो लेफ्ट साइड का हिस्सा गल गया था ना, वो वापस भी नहीं आ रहा था। और ये वास्ट वर्ल्ड था, और उसके सामने एक यंग वुमन थी जो कि इसे ग्रीट कर रही थी, और वो बताती, इसको बोल रही थी हाइनेस करके, कि कोई भी हीलिंग आइटम आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, और आपको अगर कोई हील कर सकता है तो किंग या मार्कस लेवल के एक्सपर्ट। फिर ये बंदी निकल जाती। वास्ट वर्ल्ड को काफी गुस्सा आ रहा था कि यार उस बंदे की वजह से इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं जू को, और ये पूरा नहीं हुआ है जू के, जब तक मैं रेस्ट नहीं करूंगा, जब तक तुम्हें मारूंगा नहीं। जू जब वो पोर्टल से टेलीपोर्ट कर रहा था, उसने रिएक्शंस देखे थे बहुत सारे डिसाइपल का, तो समझ में तो आ गया था कि यार इन चक्कर में मैं काफ़ी फेमस हो गया हूँ। और जू को आदत नहीं थी ना इन चीज़ों की, वो अपने को शांत एकदम रखना चाहता था, कोई ज़्यादा ध्यान न दे। फिर वो डाओ चाइल्ड, मतलब जो कि वास्ट वर्ल्ड अपने को डाओ चाइल्ड कहता था ना, तो उसका यही था कि पहले उसको भी निपटाना पड़ेगा कैसे भी। तो फिलहाल 7 ब्लड आइज में वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल चमकता और जू बाहर आ चुका था, जहाँ पर इसे कुछ जाने पहचाने चेहरे मिलते, जो कि इसे सेक्ट अंकल कह के बुला रहे थे। वो बंदी थी जो कि वहाँ पोर्टल में थी ना, जू की तरफ देखती तो हैरान हो जाती, और जू भी बोलता है तुम्हारा कल्टीवेशन कोई बुरा नहीं है, 6th लेवल के तुम काफ़ी करीब, और कुछ सलाह वल्लाह देता है। और क्यों देता है ना, क्योंकि ये बंदी वही थी जब जू पहली बार आया था ना, तो इसने, उस बंदी ने इसे अच्छे से ट्रीट किया था। तब तो जू आई गेस 3rd या 4th लेवल के सेम कांटेशन पे था, और उस दौरान इन दोनों के पसीने छूट रहे थे,
और ज़ू के जाने के बाद वो बंदी बोलती है, "तुमने उसे पहचाना?" वो बंदा बोलता है कि नहीं। तो ये बताती है, "ये वही बंदा है जिसके बारे में तुम बोल रहे थे ना कि 2-3 महीने भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा।" और जब ये नाम बताती है ना, तो वो बंदा और हैरान हो जाता है कि ये वही ज़ू है जो कि सी ज़ॉम्बीलैंड गया था। अब ज़ू क्या करता है ना, सीधा वो जो ट्रांसपोर्टेशन डिवीज़न था ना, हार्बर नंबर 176, जो कि इस समय ज़ैंग-सैन बनवा रहे थे, उस तरफ बढ़ जाता है। और इस समय हार्बर 176 से काफ़ी फ़ायदा भी इन्हें होना शुरू हो गया था। काम अभी भी चालू था, लेकिन फिर भी जहाँ-जहाँ कुछ चीज़ें बन गई थी, वहाँ पर नाव पार्क होता था और ज़ैंग सैन पैसा कमाते थे। और ज़ैंग सैन का देखो बिज़नेस माइंड में इस बंदे का कोई टक्कर नहीं था। ज़ू का यही था कि चलो मैं थोड़ा-सा सुरक्षित हूँ, क्योंकि कैप्टन को लोग ज़्यादा टारगेट करेंगे क्योंकि वो नंबर 1 स्पॉट पे है, मैं तो नंबर 2 पे हूँ। और ज़ू हैरान था जब ये हार्बर नंबर 176 पे पहुँचता है, बहुत सी चीज़ें डेवलप हो गई थी। इस दौरान इसकी मुलाकात, पहले ये मैसेज भेजता है, फिर ज़ैंग सैन से मुलाकात होती है। ज़ैंग सैन भी बोलता है, "यार तुम और तो कैप्टन काफ़ी फ़ेमस हो गए।" ज़ो बोलता है, "कैप्टन ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है।" जो भी चीज़ें बताता है कि ज़ॉम्बी एंसेस्टर के स्टैचू का नाक, फिर से ज़ो बोलता है, "मैंने कुछ नहीं किया, कैप्टन ने ही किया है और बहुत क्रेज़ी आदमी है वो। मैं तो वहाँ जाना भी नहीं चाहता था।" और फिलहाल ये वो नाक दिखाता है, लेकिन बोलता है आधा नाक का हिस्सा, क्योंकि ज़ू के पास भी था। मतलब एकदम सुमड़ी में, कोने में ले जा कर के। और बताते हैं, "यार ये कलर-वलर में चमक नहीं रहा है, पहले अलग चमकता था।" हालाँकि ज़ैंग सैन बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। देखो इसे म्यूज़ियम में रख देंगे, लोग देखने आएँगे, उससे पैसा कमाएँगे। फिर से बोलता है, "एल्डर ब्रदर ज़ैंग, मेरा धर्मास्किफ।" ज़ैंग सैन समझ जाते हैं कि अब मुझे पता ही था। "चलो बाहर निकालो, मैं देखता हूँ इस बार क्या तुमने उसमें तोड़ा है।" ज़ैंग भी बोलते हैं, "देखो प्रॉफ़िट अच्छा खासा आने लगा है, तो डैमेज जल्दी रिकवर कर दूँगा, पैसे की टेंशन नहीं।" और अब जू जाने लगता है, तो ज़ैंग सैन बोलते हैं, "धर्मास्किप कहाँ है? फिक्स क्या करूँ?" ज़ू बोलता है, "खत्म।" पूरा वेयरहाउस शांत हो जाता है। ज़ैंग बोलता है, "खत्म मतलब?" ज़ोकिंग बोलता है, "खत्म, टाटा बाय-बाय।" ज़ैंग थोड़ी देर तक शांत रहते, फिर स्माइल करते हैं वो दर्द वाली आवाज़ में। "मतलब तुमने वो खो दिया सी ज़ॉम्बी टेरिटरी में।" ज़ू सीधा-सीधा बताता है, "हाय हाँ, एक गोल्ड कोर एक्सपर्ट ने अटैक कर दिया था।" ज़ैंग देखता है, "भाई तुम गोल्ड कोर एक्सपर्ट से बच गए। तुम और कैप्टन, तुम बिल्कुल कम नहीं हो कैप्टन से। तुम बच गए वही बड़ी बात है।" ज़ैंग पूछते हैं, "अब कैप्टन कहाँ पे है? क्योंकि तुम्हारी ये हालत है तो वो भी कोई ख़ास अच्छे तो होंगे नहीं।" ज़ू बोलता है, "कैप्टन?" फिर थोड़ी देर सोचता है कि उनके पीछे तो 3 गोल्ड कोर वाले कल्टीवेटर पड़े थे। फिर ज़ैंग बोलते हैं, "कोई ना, वो आ ही जाएँगे। कॉफ़िन एक नया बनाना ही पड़ेगा, कभी न कभी तुम लोगों के काम तो आएगा ही।" फिर ज़ू निकल जाता है और ज़ैंग बोलते हैं, "ये दोनों सही में खतरनाक लौंडे हैं, लेकिन मेरे लिए, इन दोनों के लिए मुझे कॉफ़िन बनाना पड़ेगा।" फिलहाल रात का समय हो चुका था। ज़ू का ये था कि थोड़े समय तक सेट में रहेगा, शांत रहेगा, ताकि ये जो चीज़ें बहुत उछल रही हैं ना, मतलब इसके और कैप्टन को लेकर के, थोड़ी शांत हो जाए। अब रात में रुकने का, क्योंकि ज़ू तो अपने नाव पे रुकता था, अब वो था नहीं, तो ये बढ़ जाता अपने डिपार्टमेंट की तरफ, जहाँ इसकी मुलाकात म्यूट से हुई और देखता है कि म्यूट काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका था। उसका जो समुद्री क्षेत्र था ना, स्पिरिचुअल सी, 210 मीटर हो चुका था, यानी कि की कंडेंसेशन के 7वें लेवल में। तो म्यूट काफ़ी ध्यान देता है। इस दौरान ज़ू अपने मतलब एरिया में जहाँ भी था, वो डिपार्टमेंट में जाके आराम करता है, समय निकलते रहता है। 15 दिन और निकल चुके थे। बैटलफ़ील्ड में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे थे। बैटल जो था ना, 7 ब्लड आइज़ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, असॉल्ट करते हुए 7 सॉरी सी ज़ॉम्बीज़ के क्षेत्र में बढ़ते जा रहे थे। तो वॉर इंटेंस हो चुका था, तो ज़ू और कैप्टन के ऊपर जो बाउंटी था ना, धीरे-धीरे वो शांत होने लगा। लेकिन ज़ू के नाम पर एक और बाउंटी ऐड हो चुका था, जो कि वो वास्ट वर्ल्ड था ना, उसने ऐड किया था और पूरा घोषणा पत्र था उसका कि जो भी मेरे लिए जो किंग को मार देगा, मैं उसके लिए 10 काम करूँगा। मतलब बहुत सी चीज़ें गिफ्ट करूँगा, उसके लिए काम करूँगा। इवन वो ललकार भी चुका था ज़ू को कि दम है तो आ जाओ 1v1 बैटल के लिए, बस मैं और तुम। ज़ू को पता तो चल चुका था, लेकिन वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। इधर हार्बर नंबर 176 पर बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, खास करके म्यूज़ियम की वजह से। तो सी ज़ॉम्बी के नाक की वजह से ना काफ़ी पैसे आ रहे थे। सर ब्लड स्मेल्टर यानी पैट्रियार्च को भी पता चलता है और काफ़ी खुश होते हैं और खुद एक कैलीग्राफी मतलब लिखते हैं और वहाँ पे टाँगने के लिए नाक के बारे में कि नोज़ विथ लिविंग फ्लेम। और ज़ैंग ना इस बारे में ज़ू को भी बताता है और ज़ू जब देखता है तो काफ़ी सरप्राइज़ होता है। ये पैट्रियार्च इससे कहना क्या चाहते हैं? ज़ैंग की तरफ देखता है। क्या वो ये चाहते हैं कि हम इस पे आग लगा दें? ऐसा मतलब ये ज़ैंग ज़ैन कहते हैं, बट ज़ू कुछ सोच रहा था। इस दौरान ज़ू कुछ तो फ़ील करता है, सरप्राइज़ होता है और एक डायरेक्शन में ना अपने डैगर से अटैक करता है। मतलब चौकन्ना हो जाता है काफ़ी, दोनों लाइफ फ्लेम चला करके। फिर उस तरफ देखकर बोलता है, "कैप्टन।" कैप्टन भी नहीं बोलता, सीधा बोलता है, "चैन एर्नी।" आवाज़ आती है हँसते हुए कि मैं तुम्हारा डायरेक्टर हूँ बडी। कैप्टन अभी भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ज़ैंग सैन आवाज़ से तो पहचान जाता है और कहता है, "कैप्टन वापस आ गए?" कैप्टन कहते हैं, "हाँ, मेरे कंधों पे ज़िम्मेदारियाँ थी यार, 10-12 गोल्ड कोड एक्सपर्ट्स मेरे पीछे पड़े थे, तो समझ सकते हो।" हवा में ना बस एक सेव दिख रहा था, कोई बंदा नहीं दिख रहा था, बस उसे खाते हुए। ज़ैंग ने पूछा कि आप गायब क्यों? कैप्टन का देखो बात ये थी कि एक ही हाथ बचा था। बॉडी आधा लगभग
टूट चुकी थी, एक-दूसरे से अलग हो जाती। हालत मतलब काफ़ी बुरी थी और कैप्टन बोलते, देखो मुझे इसकी आदत हो चुकी है, गायब रहना ज़्यादा अच्छा होता है और मैं गायब इसलिए भी हूँ कि ये जो डिप्टी डायरेक्टर है ना हमारे ज़ोन के लिए भी, मैं तो गायब होके कहीं भी जा सकता हूँ सी ज़ॉम्बी के लैंड में भी, बट हमारे डिप्टी डायरेक्टर ज़ू नहीं जा सकते। इसलिए मैंने ऐसा किया था कि मेरे पीछे ये मेन लोग पड़ जाएँ और ज़ू निकल सके वहाँ से। वो तो तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम लोगों को ढूँढते हुए आ गया। जल्दीबाजी में नहीं होता ना, तो सी ज़ॉम्बी का जो पैट्रियार्क जहाँ हील कर रहा है ना, वहाँ पहुँच जाता। वहाँ भी कुछ कारनामा करता था। कैप्टन का जो चेहरा था ना एकदम सूअर के जैसा फुला हुआ था। काफ़ी दर्द में था, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जॉइन आइलैंड पे जो इंजरीज़ हुई थी ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक थी। ज़िंदा आ गया था। फिर ये बोलता है ज़ू किंग से कि डिप्टी डायरेक्टर ज़ू, मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य था, समझो या जो भी, कि मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन याद रखना कि 50,000 स्पिरिचुअल स्टोन की उधारी है, फिर पे करना पड़ेगा तुम्हें। ज़ू कुछ बोलता नहीं है। वो कप्तान के परछाई की तरफ देखता है, जिसे कोई नहीं देख सकता था ज़ू के अलावा। कप्तान का ना एक हाथ और एक पैर ही दिख रहा था। वो सेव खा रहा था और बॉडी काँप रही थी। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।